सो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर पॉलीमर्स। ओके, अच्छा, सबसे पहली बात, पॉलीमर्स होते क्या है? पॉलीमर्स का ना एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। एग्जाम्पल्स जैसे कि कुछ भी चीज जो प्लास्टिक से बनी हो। प्लास्टिक से कितनी, हम आप अपने पास कमरे में देखोगे हर चीज में प्लास्टिक है। बाथरूम में जाते हो तो प्लास्टिक की बकेट होती है जिससे नहाते हैं, प्लास्टिक का मग होता है। रूम में चेक करोगे तो प्लास्टिक का कैबिनेट हो सकता है, कोई प्लास्टिक की अलमीरा हो सकती है, प्लास्टिक के कप्स होते हैं, जिसमें मैं आप पे लिख देती हूँ। प्लास्टिक की बकेट्स हो सकती है, बाल्टी जिससे नहाते हैं, बकेट्स हो सकते हैं, कप्स हो सकते हैं, सॉसर जो कप की ट्रे होती है, वो प्याली प्लेट होती है वो। टायर्स, टायर्स जो होता है ना, गाड़ी के टायर बने होते हैं रबर के, तो रबर इज ऑल्सो अ पॉलीमर, कि रबर से जो टायर्स बने होते हैं। ठीक है। प्लास्टिक के टॉयज होते हैं, जो खिलौने जिससे बच्चे खेलते हैं, प्लास्टिक का पेंसिल बॉक्स होता है, प्लास्टिक के बैग्स होते हैं प्लास्टिक के। ठीक है। ऐसे ही पॉलीमर्स, जो हम लोग कपड़े पहनते हैं, सिंथेटिक कपड़े जो पहनते हैं, नायलॉन के कपड़े, रेयॉन के कपड़े, ये सारी चीजें पॉलीमर्स होती हैं। ठीक है। ये सारे हैं हमारे पॉलीमर्स, पहली बात। तो ये तो हमने बात करी पॉलीमर्स के एग्जांपल्स की, बकेट, कप, प्लास्टिक, टायर्स, टॉयज, इन सब बने होते हैं पॉलीमर्स। तो पॉलीमर्स एक्चुअली में होते क्या है? होता क्या है ना, छोटे छोटे मोनोमर्स होते हैं। मोनोमर्स मतलब कि स्मॉल स्मॉल मॉलिक्यूल्स, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल्स। और ये छोटे मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ जाते हैं और आपस में जुड़कर पॉलीमर बना लेते हैं। लेट्स से अगर मैं सर्कल से रिप्रेजेंट करूं कि एक मोनोमर है, छोटा सा मॉलिक्यूल, तो खूब सारे मोनोमर्स हमने आपस में जोड़ लिए, खूब सारे मोनोमर्स जोड़ लिए, तो ये बन गया हमारा पॉलीमर। ऐसे हमारा पॉलीमर बन जाता है। मोनोमर्स आपस में ज्वाइन कर देते हैं टू फॉर्म पॉलीमर्स। ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट पॉइंट। सो पॉलीमर्स की अगर मैं डेफिनेशन लिखना चाहूं तो पॉलीमर्स है क्या? पॉलीमर्स है लार्ज मॉलिक्यूल्स, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, लार्ज मॉलिक्यूल्स हैविंग हाई मॉलिक्यूलर मास। इनका मॉलिक्यूलर मास बहुत ही हाई होता है, हाई मॉलिक्यूलर मास। जैसे आपको याद होगा जब हमने प्रोटीन्स का चैप्टर डिस्कस किया था, तो प्रोटीन्स भी पॉलीमर्स होते हैं। ठीक है। खूब सारे अमीनो एसिड्स आपस में जुड़े होते हैं, अल्फा अमीनो एसिड्स। ऐसे ही हम बात कर रहे हैं पॉलीमर्स की, कि खूब सारे मोनोमर्स जुड़े होते हैं, लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं हैविंग हाई मॉलिक्यूलर मास। और इनका मॉलिक्यूलर मास का रेंज होता है 10⁻³ से लेके 10⁻7 यूनिट्स तक। ठीक है। और इसकी हम ऐसे भी कह सकते हैं, पॉलीमर्स के लिए समझ में आ रहा है पॉलीमर्स? यस मैम। ओके, तो हम ऐसे भी कह सकते हैं, ऑल्सो कॉल्ड एज मैक्रोमोलिक्यूल्स। मैक्रो मतलब बड़ा, ऑल्सो कॉल्ड एज मैक्रोमोलिक्यूल्स मतलब बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स। लार्ज मॉलिक्यूल्स की जगह हम मैक्रोमोलिक्यूल्स भी यूज करते हैं, which are formed by joining repeated structural units on a large scale। इसका मीनिंग समझाती हूँ। मतलब हमारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स थे जिनका नाम था मोनोमर्स, उनकी ना रिपीट में चेन चला दो, मतलब खूब सारे छोटे छोटे मोनोमर्स को हमने रिपीट कर दिया, ज्वाइन कर दिया, बहुत सारे ऑन अ लार्ज स्केल, उनको ज्वाइन करके बन जाते हैं पॉलीमर्स। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने लिया इथीन। इथीन होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको बोलते हैं इथीन या फिर इथाइलिन।
अगर हमने ना बहुत सारे इथीन को ज्वाइन कर दे, लेट्स से n ले लिया, n कैन बी अ लार्ज, n इज एक्चुअली अ वेरी लार्ज नंबर, बहुत सारे इथीन के मॉलिक्यूल्स को आप ज्वाइन कर दो तो बन जाते हैं पॉलीथीन। पॉलीथीन, खूब सारे इथीन को ज्वाइन कर दो ऑन अ लार्ज स्केल तो बन जाते हैं पॉलीथीन। ऐसे, तो इसको हम लिख देते हैं इथीन। यहाँ इथीन हमारा मोनोमर है, खूब सारे इथीन को ज्वाइन कर दिया तो बन गया पॉलीथीन। ऐसे, सो पॉलीथीन की जो प्लास्टिक की थैली होती है, पॉलीथीन की थैली, दैट इज अ पॉलीमर, उसमें बहुत सारे इथीन ज्वाइंट होते हैं। ये लिख लो प्लीज, रिटर्न। Done, ma'am. ओके, ऐसे ही यहाँ पर मैं पॉलीमराइजेशन की बेटा डेफिनेशन लिख रही हूँ। द प्रोसेस, वो वाला प्रोसेस जिसके अंदर हमारे पॉलीमर्स फॉर्म हो रहे हैं। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर्स फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव मोनोमर्स। खूब सारे मोनोमर्स को ज्वाइन कर कर पॉलीमर्स फॉर्म करने के प्रोसेस को कहते हैं पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन, इसमें से, इस चैप्टर में से बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, जितना मैं करवा रही हूँ उतने में से ही क्वेश्चंस आएंगे। पूरी एनसीईआरटी में से ही आते हैं, एनसीईआरटी के बाहर कई क्वेश्चंस नहीं आते हैं। सो हमने एक एग्जांपल किया था इथीन का, पॉलीमराइजेशन से बना पॉलीथीन। ऐसे ही एक और अनदर एग्जांपल इज हमारा बहुत ही कॉमन, हम लोग नायलॉन के कपड़े पहनते हैं, तो नायलॉन 6,6 नायलॉन क्या होता है, पॉलीमर होता है। नायलॉन की जो स्कूल की सॉक्स होती है, जनरली जुराबे जो होती है सॉक्स, वो नायलॉन की बनी हुई होती है। या फिर जो नायलॉन होता है ना, उसका धागा बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, कि जब भी लोग जो है ना हॉट एयर बैलून या पैराशूट या वो बैलून, वो जब भी उसके अंदर से, मतलब बहुत ज्यादा वेट को आपको करना हो, जैसे नॉर्मल धागा होता है, जैसे कपड़े सिलते हैं, नॉर्मल धागा होगा, उसको तुम खींचते हो तो टूट जाता है। लेकिन अगर हमको कोई बहुत ही मजबूत धागा चाहिए, जैसे हॉट एयर बलून्स में होता है, ठीक है, जिसके अंदर, या फिर आप जो हवा में लटक रहे हो किसी बड़े से कोई बहुत मजबूत धागे से, तो उसके लिए हम लोग नायलॉन यूज करते हैं। वो वाली रस्सी जिसपे कपड़े सुखाते हैं, वो नायलॉन की रस्सी होती है, जो मजबूत होती है एकदम, जो वेट को झेल सके। ठीक है, नायलॉन एक पॉलीमर है। और नायलॉन के जो मोनोमर्स होते हैं, जो जो ये लिखवा रही हूँ ना बच्चे, ये मोनोमर सारे याद करने हैं। हेक्सामिथाइलिन डायमीन एंड एडिपिक एसिड, ये दोनों हमारे मोनोमर्स हैं नायलॉन 6,6 में। तो होता क्या है, लेट्स से आपके पास इधर हेक्सामिथाइलिन डायमीन, हेक्सामिथाइलिन मतलब मिथाइलिन होता है CH2 के 6, डायमीन मतलब इधर भी NH2 और इधर भी NH2, तो 6 कार्बन है CH2 वाले आपस में जुड़े हुए हैं। एक्सट्रीम लेफ्ट वाला कार्बन इधर एक NH2 से, अमीनो ग्रुप से, एक्सट्रीम राइट वाला कार्बन एक NH2 से, इस तरह करके हमारा है हेक्सामिथाइलिन डायमीन। इसको बोलते हैं हेक्सामिथाइलिन डायमीन, और अच्छे से लिख देते हैं NH2 CH2 के 6 और फिर NH2, हेक्सामिथाइलिन डायमीन। और यहाँ पर हमने लगा दिया एडिपिक एसिड। एडिपिक एसिड का मतलब होता है बीच में कार्बन के CH2 के 4 हैं, और फिर यहाँ पर COOH और इधर भी C++OOH, इसको बोलते हैं एडिपिक एसिड, हेक्सामिथाइलिन डायमीन, एंड दिस इज एडिपिक एसिड। ये हमारे मोनोमर है नायलॉन 6,6 बनाने में। जब इन दोनों को हम ज्वाइन करते हैं तो बन जाता है नायलॉन 6,6। कैसे बनता है, आप क्या करोगे, यहाँ का एक H और ये वाला एक OH, H और OH को जोड़कर
वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल करना है, वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल करना है। सो प्रोडक्ट क्या बनता है, यहाँ पर ये NH2 था तो इसको हमने लिख दिया NH2, ठीक है। उसके बाद CH2 के 6, फिर यहाँ पर NH बचा क्योंकि इधर से एक H निकल रहा है, यहाँ से एक OH निकल रहा है वाटर के लिए। फिर इधर आ गया C डबल बॉन्ड O, फिर इधर कार्बन के ना CH2 के 4 यूनिट्स है, कार्बन के 4 यूनिट्स है CH2 के, तो CH2 के 4 यूनिट्स हो गए और C डबल बॉन्ड O OH। अब देखो ये तो एक मॉलिक्यूल को हमने ज्वाइन किया है, एक मॉलिक्यूल ऑफ हेक्सामिथाइलिन डायमीन एंड एक मॉलिक्यूल ऑफ एडिपिक एसिड। लेकिन पॉलीमर में हमने पढ़ा था कि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी इसके भी n मॉलिक्यूल्स हैं, इसके भी n मॉलिक्यूल्स हैं, यानी यहाँ पर भी आप n लगा दो और यहाँ पर भी आप n लगा दो, तो होगा क्या ना, यहाँ पर ये चेन चलते रहते हैं, मतलब ये वाला जो COOH है ना, ये OH एक और NH2 से आपस में जुड़ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर जो NH2 है ये इधर किसी और COOH से जुड़ रखा होगा, तो एक्चुअली में जो हमारा प्रोडक्ट बनता है वो ऐसे बन जाता है, NH और ये ऐसे और ऐसे। तो ये हमारे N हेक्सामिथाइलिन डायमीन और एडिपिक एसिड के मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ गए, इसको बोलते हैं नायलॉन 6,6। ठीक है, देखो यहाँ का H और यहाँ का OH निकला तो NHCO, ये है अपनी अमाइड लिंकेज, अमाइड प्रोटीन्स में मैंने बताई थी, Yes. ठीक है, इसमें मैंने बनाई थी CONH वाली अमाइड लिंकेज, तो ये अपनी अमाइड लिंकेज है CONH, ठीक है। और यहाँ पर NH H के साथ भी एक H हट रहा है और OH के साथ भी एक, ये वाला OH हट जाएगा, H के साथ मिलकर वाटर बनाकर निकल रहा है, तो इसको हम बोलते हैं अमाइड लिंकेज, ठीक है। ये नोट डाउन करो प्लीज। Done. डन, अच्छा बस आगे बढ़ रहे। तो सबसे पहली बात, इसको नायलॉन को हमने 6,6 क्यों लिखा है, वो हमने इसलिए लिखा है क्योंकि अगर आप हेक्सामिथाइलिन डायमीन को देखोगे, ठीक है, हेक्सामिथाइलिन डायमीन को देखोगे तो यहाँ पर 6 कार्बन के मॉलिक्यूल्स है, इधर 6 कार्बन के मॉलिक्यूल्स है, और यहाँ पर आप देखोगे ना तो एक इधर और 4 इधर, तो यहाँ भी 6 कार्बन के मॉलिक्यूल्स है, इधर 6 कार्बन इधर 6 कार्बन, तो इसलिए हम लिखते हैं 6,6 क्योंकि 6 कार्बन हेक्सामिथाइलिन डायमीन से आ रहे हैं और 6 कार्बन इधर यहाँ से आ रहे, एडिपिक एसिड से आ रहे हैं, इसको हम बोलते हैं नायलॉन 6,6। और ये ना कपड़ों में यूज होता है, थ्रेड्स में यूज होता है, जैसे आप पतंग उड़ाई होगी है ना, पतंग उड़ाने के अंदर हम लोग मांजा यूज करते हैं, तो जो मांजा यूज करते हैं वो नॉर्मल धागे से अलग होता है ना, मजबूत होता है, वो इतनी जल्दी टूटता नहीं है, तो वहां पर भी हम लोग कह सकते हैं कि नायलॉन 6,6 या फिर ऐसा ही कोई सिमिलर फाइबर आपने यूज कर रखा है, ठीक है। क्लियर, समझ में आ गए बेटा? Yes, ma'am. ओके, इसके अंदर जो भी पॉलीमर्स है ना उनके वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मोनोमर्स की कौन सा मोनोमर को ज्वाइन कर कर पॉलीमर बन रहा है, तो सबके आपको मोनोमर्स याद करने हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट पेज पे चल रहे हैं हम। नेक्स्ट, अब ना अलग अलग तरीके से पॉलीमर्स को क्लासिफाई कर रखा है, तो हमको समझनी है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स। और पहला क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स इज बेस्ड ऑन सोर्स। सोर्स मतलब कि उसका सोर्स क्या है, जो हमको मोनोमरिक चेन है ना, मोनोमर्स जो ऑब्टेन हुए हैं वो मोनोमर्स कहाँ से मिले हैं। तो सबसे पहला टाइप ऑफ पॉलीमर होता है नेचुरल पॉलीमर। नेचुरल पॉलीमर वो वाला पॉलीमर होता है which is found in plants and animals. This is found in plants and animals. प्लांट्स और एनिमल्स में जो पॉलीमर मिलता है उसको हम बोलते हैं नेचुरल पॉलीमर। इसके एग्जाम्पल्स हैं सेलुलोज,
सेलुलोज याद होगा, हमने बायोमोलिक्यूल्स वाले चैप्टर में पढ़ा था, प्लांट से हमको मिलता है ना, प्लांट्स की जो लकड़ी होती है उसके अंदर वुड पल्प सेलुलोज होता है वहां पर। और सेलुलोज पॉलीमर है, इसका मोनोमर होता है, इफ यू रिमेम्बर, अल्फा डी ग्लूकोज, खूब सारे अल्फा डी ग्लूकोज को जोड़ा था तो सेलुलोज बना था। ऐसे ही सेलुलोज हो गए प्रोटीन्स, खूब सारे अमीनो एसिड्स को जोड़कर प्रोटीन्स बनता है, स्टार्च, रबर, ये सारे के सारे हमारे पॉलीमर्स हैं, नेचुरल पॉलीमर्स। ग्लाइकोजन, ऑल ऑफ दीज आर नेचुरल पॉलीमर्स। कि इसका जो मेन सोर्स है ना, जो मोनोमर्स है, वो हमको प्लांट्स या एनिमल से मिल रहे हैं, और ये जो उसके बाद पॉलीमर बना वो भी प्लांट्स और एनिमल्स में ही प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट इज नेचुरल के बाद सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। सेमी सिंथेटिक पॉलीमर, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर होता है वो वाला पॉलीमर जैसे कि रेयॉन। इसमें क्या होता है, जो सोर्स है ना वो तो अपना प्लांट्स और एनिमल्स नेचुरल सोर्स से मिला, लेकिन उसको ना कुछ केमिकल प्रोसेसेस के थ्रू उसको ट्रीट किया गया है और अब हमको वो पॉलीमर बना है, तो ऐसे को हम बोलते हैं सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। इसका एग्जाम्पल इज सेलुलोज डेरिवेटिव्स। ये सेमी सिंथेटिक है कि प्लांट्स और एनिमल्स से हमको इसका मोनोमर मिला, और प्लांट्स और एनिमल से जो मोनोमर मिला उसको हमने कुछ केमिकल प्रोसेसेस के थ्रू ट्रीट किया और फिर हमने पॉलीमर बना लिया। सेलुलोज डेरिवेटिव्स लाइक सेलुलोज एसीटेट, ठीक है, सेलुलोज एसीटेट ही होता है एक्चुअली में रेयॉन। रेयॉन के कपड़े पहनते हैं, रेयॉन की शर्ट होती है, ड्रेस मटेरियल होता है, वो सब कुछ सेमी सिंथेटिक पॉलीमर है। सेलुलोज एसीटेट या फिर सेलुलोज नाइट्रेट, ये है हमारा सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। और लास्ट है सिंथेटिक पॉलीमर। सिंथेटिक पॉलीमर ना कंप्लीटली आर्टिफिशियल प्रोसेसेस से हमने बना रखा है, कुछ भी इसका नेचुरल सोर्स नहीं है। ये हमारे जो है ना इंडस्ट्रीज वगैरह में ही हम कंप्लीटली बनाते हैं। इसके एग्जाम्पल्स हैं पॉलीथीन, नायलॉन 66, ब्यूना एस, ये सिंथेटिक रबर होती है और इसका भी हम सीखेंगे कि ब्यूना एस कैसे बनता है, नियोप्रीन एटसेट्रा। ये सारे हमारे सिंथेटिक पॉलीमर्स हैं। तो ये हमने क्लासिफाई किया था पॉलीमर्स को बेस्ड ऑन इट्स सोर्स, कि नेचुरल सोर्स से मिला है कि सेमी सिंथेटिक है या फिर कंप्लीटली आर्टिफिशियल है कि सिंथेटिक पॉलीमर है। नोटेड डाउन, फिर हम आगे बढ़ते बेटा। Done, ma'am. ओके, सो नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन based on structure of polymer। तो दूसरा तरीके से हमने जो पॉलीमर्स को क्लासिफाई किया है दैट इज बेस्ड ऑन देयर स्ट्रक्चर्स, कि उनका स्ट्रक्चर कैसे है। सबसे पहला इज लीनियर स्ट्रक्चर। लीनियर स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि जितने भी हमारे मोनोमर्स है ना उनको एक लॉन्ग स्ट्रेट चेन में हमने ज्वाइन कर रखा है। मतलब ऐसे समझो, ये हमारा लीनियर पॉलीमर है, ये जो सर्कल सर्कल जैसा इसको मैंने मोनोमर बना दिया और इसकी लॉन्ग चेन बना दी, उसको बोलते हैं लीनियर पॉलीमर। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, ये हमारी लॉन्ग चेन्स ऑफ पॉलीमर्स चल रही हैं, ऐसे लॉन्ग चेन ऑफ पॉलीमर्स हमारी चल रही हैं। ये वाला जो पॉलीमर होता है
consists of long and straight chains, लंबी लंबी चेन होती है, long and straight chains, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल्स आर हाई डेंसिटी पॉलीथीन, HDP बोलते हैं, हाई डेंसिटी पॉलीथीन, PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉली मैं लिख देती हूँ, दिस इज हाई डेंसिटी पॉलीथीन, this is polyvinyl chloride, हाई डेंसिटी पॉलीथीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये सारे हैं लीनियर स्ट्रक्चर, ठीक है। लॉन्ग स्ट्रेट चेन होती है, ऐसे मैंने पॉलीमर्स की ना अलग अलग इंडिविजुअल लॉन्ग लॉन्ग चेन्स है, उसको बोलते हैं लीनियर स्ट्रक्चर। इसके बाद द नेक्स्ट इज ब्रांच्ड चेन पॉलीमर, ब्रांच्ड चेन पॉलीमर, इसके अंदर क्या होती है, ब्रांचिंग हो रही होती है, होती लीनियर चेन ही है, ऐसे लीनियर चेन ही है, दूसरी भी लीनियर चेन ही है, लेकिन कुछ कुछ जगह ऐसे ब्रांचिंग हो रखी होती है, ऐसे यहाँ पर कर देते हैं। कुछ कुछ जो है ना, जैसे ये एक चेन है जिसपे मेरा कर्सर है और यहाँ से हमने ब्रांच निकाल रखी है, ऐसे ये एक ब्रांच निकाल रखी है, ये एक ब्रांच निकाल रखी है, अलग अलग ब्रांचेस निकली गए, इनको बोलते हैं ब्रांच्ड चेन पॉलीमर्स। इसका मतलब होता है कि लीनियर चेन है, इसके अंदर हैविंग अ फ्यू ब्रांचेस, लीनियर चेन हैविंग अ फ्यू ब्रांचेस, लीनियर चेन होती है जिसमें कुछ ब्रांचेस प्रेजेंट होती है, और इसका एग्जांपल है LDP, ये तो हाई डेंसिटी पॉलीथीन, एंड यहाँ पर है लो डेंसिटी पॉलीथीन, इसको ऐसे लिखते हैं, लीनियर स्ट्रक्चर, ब्रांच स्ट्रक्चर। नोट दिस डाउन, फिर नेक्स्ट पेज पे चल रही हूँ मैं। डन। डन, ओके चलो लास्ट, तीसरा क्लासिफिकेशन, एक था लीनियर स्ट्रक्चर, ब्रांच स्ट्रक्चर, और तीसरा हम बोलते हैं क्रॉस लिंक, जब भी हमारा क्रॉस लिंक या फिर नेटवर्क पॉलीमर, क्रॉस लिंक या नेटवर्क पॉलीमर। सो इसमें क्या होता है ना, दिस इज फॉर्म्ड फ्रॉम bifunctional and ट्राईफंक्शनल। बाईफंक्शनल मतलब जिसमें दो फंक्शनल ग्रुप्स हो या फिर तीन फंक्शनल ग्रुप वाले मोनोमर्स होते हैं, ठीक है। इसके अंदर मैं एग्जांपल में समझाऊंगी, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड, बेकलाइट, मेलामाइन, ये सारे हमारे होते हैं, एंड दे कंटेन, बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड्स, स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड्स। एग्जाम्पल है बेकलाइट, मेलामाइन। घर में ना मेलामाइन की प्लेट्स वगैरह होती है, क्रॉकरी कटलरी वगैरह होती है, प्लेट कटोरिया चम्मच, ठीक है, जो प्लास्टिक जैसी सी होती है, देखने में लगता है कि स्टील की नहीं है, वो मेलामाइन की होती है, बेकलाइट की होती है। जो घर पर जो तवा कढ़ाई कुछ होगा, उसका ना प्लास्टिक का सा हैंडल सा होता है, वो बेकलाइट मेलामाइन का होता है, कि जब भी खाना बनता है तो कढ़ाई या तवा तो गर्म हो रहा है, लेकिन जो वो हैंडल है वो नहीं गर्म होता, क्योंकि टेक्निकली तो वो मेल्ट हो जाना चाहिए, तो क्योंकि उसके अंदर बहुत ही स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड्स होते हैं, बहुत ही मजबूत होता है, वो टूटता नहीं है, वो हीट रेजिस्टेंट होता है, हीट को रेजिस्ट कर लेता है, तो इसको हम बोलते हैं क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स। बेकलाइट, मेलामाइन इसके एग्जाम्पल है, और यहाँ पर क्या होती है, क्रॉस लिंकिंग होती है, जैसे ये हमारे पॉलीमर की लॉन्ग चेन है, ठीक है, और यहाँ पर हो रही है ब्रांचेस, ये क्रॉस लिंकिंग हो रही है, तो यहाँ पर ये ऐसे जुड़ा हुआ है, ऐसे जुड़ा हुआ है, इस तरह करके हमारे क्रॉस लिंकिंग हो रही होती है, ठीक है। इसको बोलते हैं क्रॉस लिंक या फिर नेटवर्क पॉलीमर्स। क्लियर है, आगे बढ़ा जाए।
Yes, ma'am. नेक्स्ट, हमने दो तरीके से क्लासिफिकेशन कर ली। पहला तरीका ऑफ क्लासिफिकेशन वाज बेस्ड ऑन देयर सोर्स, कि नेचुरल है, कि सेमी सिंथेटिक है, कि सिंथेटिक है। ठीक है। नेक्स्ट तरीका इज बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीमर। नाउ द थर्ड वन is classification based on mode of polymerization। जो पॉलीमराइजेशन वाला रिएक्शन अकर कर रहा होता है, वो पॉलीमराइजेशन रिएक्शन दो तरीके से अकर कर सकता है। एक तरीका होता है रिएक्शन अकर कराने का एडिशन रिएक्शन, और दूसरा होता है कंडेंसेशन रिएक्शन। तो दोनों समझते हैं। एक तरीका है एडिशन रिएक्शन या एडिशन पॉलीमर्स जो होता है। एडिशन पॉलीमर्स में ना बहुत ही सिंपल है। आप क्या करते हो, जैसे इथीन है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये इथीन है। खूब सारे आपने इथीन के मॉलिक्यूल्स ले लिए, तो ये एज इट इज रहता है। होगा क्या, यहाँ पर जो पाई बॉन्ड है ना, ये पाई बॉन्ड टूटता है, ये अपना इलेक्ट्रॉन ले लेता है, ये अपना इलेक्ट्रॉन ले लेता है, तो ये बना देता है CH2 डॉट डॉट, ऐसा कार्बन कार्बन फ्री रेडिकल बन गया। अब ये एक और ऐसे ही दो मॉलिक्यूल्स ले लो, एक और से जुड़ जाएगा, तो होगा क्या, इसका वाला इससे जुड़ जाता है। ठीक है, ये और ये आपस में बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं, ऐसे लॉन्ग चेन बनती लग जाती है। ऐसे ये वाला ना एक और वाले से बॉन्ड फॉर्म कर लेगा, जैसे CH2 ठीक है, और ये वाला कार्बन इस वाले से बॉन्ड फॉर्म करने लग जाता है। तो ये ऐसे ऐसे करके लॉन्ग बॉन्ड फॉर्म करने लग जाते हैं। और जब वो ऐसे तरह करके बॉन्ड फॉर्म करते हैं, तो देखो बन क्या रहा है, इसको ना मैंने यहाँ पर ऐसे कर दिया, फिर ऐसे ही ये वाला CH2, खूब सारे CH2 की लॉन्ग यूनिट्स है, तो इसको आप दिखा देते हो ऐसे। तो इस तरह करके बनता है, और ओवरऑल को ना हम ऐसे ही लिख देते हैं पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। ये सब समझाने के लिए था, आप डायरेक्टली इसको ऐसे लिख सकते हो। पॉलीमराइजेशन, इसको हम बोलते हैं पॉलीथी। दिस इज एडिशन पॉलीमराइजेशन। ठीक है, इसको बोलते हैं एडिशन पॉलीमराइजेशन। अब ये जो Yes, ma'am. थैंक यू सर वेरी मच, मुझे होस्ट बनाने के लिए शुक्रिया। ठीक है, चल ओके लेट्स स्टार्ट। ये है हमारा एडिशन पॉलीमराइजेशन। एडिशन पॉलीमराइजेशन में क्या हो रहा है ना, इथीन का मॉलिक्यूल लिया, और वो खूब सारे इथीन के मॉलिक्यूल्स आपस में एड अप हो गए, इस तरह करके उन्होंने चेन बना ली। इसको बोलते हैं एडिशन पॉलीमराइजेशन। ठीक है ना, सिंपल है ये वाला तो। ठीक Yes, ma'am. है ना। और इसी के अंदर मैं यहाँ पर इसकी डेफिनेशन लिख देती हूँ। फर्स्ट पॉइंट, फॉर्म्ड बाय रिपीटेड एडिशन। ठीक है, रिपीट में हम लोग ऐड करते जा रहे हैं ऑफ मोनोमर, मोनोमर को रिपीटेडली ऐड अप करते जा रहे हैं। possessing डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स। जो वो वाले मोनोमर्स होते हैं ना जिनके अंदर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, मतलब जहां पर अनसैचुरेशन हो, वहीं पर ये वाला एडिशन पॉलीमराइजेशन वर्क करता है। ठीक है, अब ये जो एडिशन पॉलीमराइजेशन ही है ना, इसको भी दो तरीके से क्लासिफाई कर रखा है। एक है अपना होमोपॉलीमर, और दूसरा क्लासिफिकेशन इज कोपॉलीमर्स।
होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर। इनमें डिफरेंस सिर्फ इतना है, होमोपॉलीमर में ना जो मोनोमर है ना वो सेम ही होता है, एक ही मोनोमर को ऐड कर रखा है आपने, मतलब खूब सारे इथीन मॉलिक्यूल्स ही है। ऐसा नहीं है कि एक इथीन लिया, दूसरा प्रोपीन ले लिया, या ब्यूटीन ले लिया, या पेंटीन ले लिया, कुछ और ले लिया। सारे के सारे जो है ना मोनो पर डिट्टो सेम ही होनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर इसका डेफिनेशन लिखना हो तो हम लिख सकते हैं पॉलीमराइजेशन ऑफ सिंगल मोनोमरिक स्पीशीज। एक ही मोनोमर की स्पीशीज को आपने पॉलीमराइज कर रखा है। जैसे कि एग्जाम्पल में पीवीसी, पॉलीथीन, ठीक है, और पॉलीअक्रिलोनाइट्राइल को PAN लिख देते हैं, टेफ्लॉन एटसेट्रा, ठीक है। और यहाँ पर कोपॉलीमर में हम लोग बोलते हैं कि अलग अलग मोनोमर से, यहाँ पर हम बोलते हैं पॉलीमराइजेशन ऑफ 2 और मोर, मतलब 2 या 2 से ज्यादा मोनोमरिक यूनिट्स होंगी, 2 और मोर डिफरेंट मोनोमर्स, मतलब अलग अलग मोनोमर्स होंगे, तो हम बोलते हैं कोपॉलीमर्स, ठीक है। और इसमें एग्जाम्पल से समझा देती हूँ। एग्जाम्पल ले लेते हैं ब्यूना एस का, और ब्यूना एन भी होता है, ठीक है। लेट्स स्टडी ब्यूना एस कैसे बनता है। ये चीज लिख लिया, समझ में आ गया। होमोपॉलीमर में सेम ही मोनोमर है, इथीन के ही सारे के सारे लिए हैं, ठीक है, या फिर विनाइल क्लोराइड जो होता है CH2 डबल बॉन्ड CHCl वही लिया है, एक ही मोनोमर ले रखा है। और कोपॉलीमर में ना अलग अलग मोनोमर ले रखे होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हमने ले लिया ब्यूटा 1,3 डाइईन, ये एक मोनोमर है, और दूसरा मोनोमर ले लिया स्टाइरीन। देखो ब्यूटा 1,3 डाइईन होता है CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। देखो 4 है तो इसलिए ब्यूटा, और डबल बॉन्ड है 1 पर और थर्ड पे 1,3 डाइईन। ए ब्यूटा, ए जो ये लगाता है ये तब लिखता है जब हमारे पास मल्टीपल डबल बॉन्ड्स हो। तो ये ब्यूटा 1,3 डाइईन है, और यहाँ हमने ले लिया स्टाइरीन। स्टाइरीन होता है C6H5, जो हमारा फिनाइल ग्रुप होता है, बेंजीन से एक हाइड्रोजन निकाल दो तो बन जाता है फिनाइल, और CH डबल बॉन्ड CH2, इन दोनों को जोड़ दो तो जो हमारा तो जो हमारा पॉलीमर बनता है, तो जो पॉलीमर बनता है उसको बोलते हैं ब्यूना एस। इसमें क्या और मतलब ब्यूटाडाइन और स्टाइरीन, इसलिए ब्यूना एस। बनता कैसे है, आप क्या करोगे, ये वाला जो पाई बॉन्ड है ना, ये वाला जो पाई बॉन्ड है, इनको तोड़ो, ठीक है। रेड से दिखाती, रेड से ज्यादा अच्छा नजर आएगा। ये वाला और ये वाला पाई बॉन्ड को आपने तोड़ा। जब भी ऐसे पाई बॉन्ड को तोड़ोगे तो क्या होगा, होमोलिटिकली तोड़ो तो ये इसका एक एक इलेक्ट्रॉन, ये इसका एक एक इलेक्ट्रॉन। अब ये दोनों जो इलेक्ट्रॉन थे ना, ये आपस में बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे ऐसे, ठीक है। ये वाले तो इलेक्ट्रॉन खर्च हो गया, अब ये वाला और ये वाला इलेक्ट्रॉन बचा है, तो ये वाला इसके ऊपर अटैक करता है ऐसे, यहाँ पर, सॉरी, ये वाला अटैक करता है इसके, अच्छा नहीं सही तो किया था, यहाँ पर ये अटैक करेगा। तो इसका जो पॉलीमर बनेगा वो कैसे बनता है, ये वाला CH2 ऐसे है तो ये आगे किसी और से जुड़ा होगा, CH2 CH डबल बॉन्ड CH, ये CH2, और ये जो CH2 है ना ये इस पे जुड़ गया C, इसको सही किया था, इसको वापस ठीक कर, ये देखो, ओके। ये वाला जो होता है ये अटैक करता है इस वाले पे, ठीक है। और यहाँ पर ये बन जाएगा CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2, फिर ये वाला CH2, और इस वाले पर C6H5,
और ऐसे, ये कहलाता है ब्यूना एस, स्टाइरीन से बना है ना इसलिए। तो यहाँ पर जो है ना हमने एडिशन हो रहा है, हाँ क्योंकि अनसैचुरेशन है दोनों में, पाई बॉन्ड टूट रहे हैं और ये दोनों आपस में जुड़ रहे हैं, तो ये हमारा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। अब इसी के अंदर क्या हो रहा है, ब्यूटावांथ्रिडाइन एक मोनोमर था, स्टाइरीन दूसरा मोनोमर है। दो अलग अलग मोनोमर्स लिए आपने, क्योंकि आपने दो अलग अलग मोनोमर्स लिए इसलिए हम इनको बोलते हैं कोपॉलीमर। कोपॉलीमर का एडिशन रिएक्शन हो रहा है, दो अलग अलग मोनोमर्स है। और पॉलीथीन में क्या था, ये जो है एक ही मोनोमर था, हाँ सारे के सारे इथीन ही है, तो इसका दिस इज एग्जाम्पल ऑफ होमोपॉलीमर। हो रहा है एडिशन रिएक्शन। होमोपॉलीमर दोनों के दोनों मतलब मोनोमरिक यूनिट सेम है, कोपॉलीमर क्योंकि मोनोमरिक यूनिट्स डिफरेंट है। क्लियर है? यस मैम। चल गुड, नेक्स्ट पे चलते हैं। अब ये तो हमने पढ़ा बेटा एडिशन पॉलीमराइजेशन की ऐड हो रहा है। ये कब होता है, जब भी जो मॉलिक्यूल्स जो मोनोमर्स है उनमें अनसैचुरेशन है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तब हमारा एडिशन पॉलीमराइजेशन अकर करता है। दूसरा इज कंडेंसेशन पॉलीमर्स। कंडेंसेशन पॉलीमर्स, इसका ना एग्जाम्पल जो हमने देखा था जैसे कि नायलॉन। नायलॉन हमने देखो ये कोपॉलीमर कंडेंसेशन पॉलीमर का एग्जांपल है। हेक्सामिथाइलिन डायमीन और एडिपिक एसिड दोनों अलग अलग मोनोमर्स है, एक है हेक्सामिथाइलिन डायमीन, दूसरा है एडिपिक एसिड, तो होमोपॉलीमर तो नहीं है तो कोपॉलीमर। और कंडेंसेशन का मतलब क्या है कि जब मोनोमरिक यूनिट्स ऐड करती है ना, तो उनके ऐड करने के बाद जैसे यहाँ पर वाटर रिमूव किया हमने, वाटर का रिमूवल हो, अल्कोहल का रिमूवल हो, HCl का रिमूवल हो, कुछ छोटे मॉलिक्यूल्स को बेसिकली हम रिमूव कर रहे हैं, तो हम बोल देते हैं कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। कि मोनोमर्स के ऐड अप होने के बाद, ज्वाइन होने के बाद कोई मॉलिक्यूल रिमूव हो रहा हो, तो अब हम बोलते हैं कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। एडिशन में क्या थी, अनसैचुरेशन थी, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप्स आपस में जुड़ रहे हैं, वाटर, अल्कोहल, HCl को छोटे से मॉलिक्यूल्स एलिमिनेट हो रहे हैं। यहाँ पर मैं एग्जाम्पल उसमें लिखी हूँ पॉइंट्स में, formed by repeated condensation between different functional groups elimination of water या अल्कोहल या HCl जैसे स्मॉल मॉलिक्यूल्स, ऐसे छोटे मॉलिक्यूल्स का एलिमिनेशन टेक्स प्लेस। ठीक है, स्मॉल मॉलिक्यूल्स का एलिमिनेशन होता है। एग्जाम्पल है नायलॉन 6,6, और जो नायलॉन 6,6 है ये एग्जाम्पल है कोपॉलीमर का, क्योंकि अलग अलग मोनोमर यूनिट्स है। और वही अगर मैं दूसरा एग्जाम्पल देती सिर्फ नायलॉन 6, ठीक है वो भी एग्जिस्ट करता है, तो वो हो जाएगा होमोपॉलीमर। अभी उसका फॉर्मेशन हम लोग थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। क्या ये समझ में आया होमोपॉलीमर्स क्या होते हैं और कोपॉलीमर्स क्या होते हैं? यस मैम। क्या होते हैं, क्या होते हैं होमोपॉलीमर्स और क्या होते हैं कोपॉलीमर्स, क्या मतलब होता है उनका बेटा? होमो में मैम जिसमें आगे भी यही चेन बनती रहे, सेम टू सेम। मोनोमर होता है, होमोपॉलीमर मतलब सेम मोनोमर, सेम है, मोनोमर चेंज नहीं कर रहे हैं, है ना। और कोपॉलीमर में मोनोमर आप चेंज कर देते हो, अलग अलग मोनोमर्स होते हैं। करेक्ट है? यस मैम। ओके, चल आगे बढ़ते हैं। लास्ट
तरीका क्लासिफाई करने का, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर फोर्सेस। मॉलिक्यूलर फोर्सेस का मतलब होता है कि हमने जो पॉलीमरिक चेन बनाए ना, वहां पॉलीमरिक चेन के जो बीच में कौन से फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट कर रहे हैं। व्हाट आर द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्टिंग बिटवीन द पॉलीमरिक चेन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर मैं ये लिख दूं पहले, जैसे कि अलग अलग टाइप ऑफ फोर्सेस एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। अलग अलग टाइप ऑफ फोर्सेस जैसे कि वैन डर वाल्स फोर्सेस। अगर आपको याद हो, जब हमने वो वाला पढ़ा था, प्रोटीन वाला समझा था, तो वहां पर अलग अलग जो प्रोटीन की चेन होती है उसके अंदर वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, या फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो रही होती है, तो यहाँ पर भी आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग लिख सकते हो। तो अलग अलग फोर्सेस जो एग्जिस्ट कर रहे हैं, ऐसे वाले वैन डर वाल्स फोर्सेस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो इसमें हम बोलते हैं ये फोर्सेस की वजह से ना, जो फोर्सेस होते हैं, इन फोर्सेस की वजह से ना, ये जो फोर्सेस वैन डर वाल फोर्सेस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दीज फोर्सेस रेंडर मतलब देते हैं प्रॉपर्टीज लाइक टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब कितना मजबूत है पॉलीमर, कितना मजबूत है। ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेंथ, उसको खींचेंगे आप, वो करोगे तो कितना वो टूटता है कि नहीं टूटता है, किस तरह करके रहता है। टेंसाइल स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी मतलब जैसे रबर की होती है इलास्टिसिटी, उसको खींचना। टफनेस, ये सारे हमारे इन फोर्सेस की वजह से हम लोग, हमारे पॉलीमर की प्रॉपर्टीज होती है। अब इसको हमने क्लासिफाई कर रखा है इलास्टोमर्स, पहला तरीका। दूसरा इज फाइबर्स, थर्ड इज थर्मोप्लास्टिक, एंड फोर्थ इज थर्मो सेटिंग प्लास्टिक। इलास्टोमर्स, फाइबर्स, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ठीक है, अब इनको हमें समझना है। इलास्टोमर्स, इलास्टोमर्स बताती हूँ बेटा। इलास्टोमर्स क्या होते हैं? रबर जैसे सॉलिड होते हैं, ठीक है, जिसकी इलास्टिक लाइक प्रॉपर्टीज होती हैं, रबर जैसे। ठीक है, इनके ना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना, पॉलीमरिक चेन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय वीकेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही वीक होता है। जैसे रबर का जो होता है, रबर बैंड होता है, जिसको लड़कियां बालों में लगाती है, न्यूज़पेपर वाला भैया वो न्यूज़पेपर में रैप कर वो रबर बैंड से रैप करता है। ठीक है, तो वो रबर बैंड है, वहां पर जो पॉलीमरिक चेन है ना, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत 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 वीक होता है। क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना वीक होता है, इसलिए तो हम रबर बैंड को स्ट्रेच कर पाते हो इजिली। वो पूरा का पूरा रबर बैंड एज इट इज इजिली खिंच जाता है, कुछ भी नहीं होता उसको, टूटता नहीं है, वो इजिली खिंच जाता है ना। तो वो उसकी वजह से जो ना इलास्टिसिटी आती है, इतना वीक फोर्स है ना, इसकी वजह से वो उसके अंदर स्ट्रेचिंग वाली प्रॉपर्टी आ जाती है। और जैसे ही आप फोर्स रिलीज करते हो, उसको खींचना बंद करते हो, वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में, ओरिजिनल शेप जो होती है उसकी पुरानी शेप ले लेता है। इन वाले को बोलते हैं हम इलास्टोमर्स। ठीक है, इसमें पॉइंट्स लिख देती हूँ जल्दी से। ठीक है, आज मैं चाह रही थी 6:30 बज गए ऑलरेडी, वरना मैं चाह रही थी कि आज मैं सबसे वो मोनोमर्स, वो पॉलीमर्स बनाना सिखा दूँ। अच्छा, मैं फटाफट से यहाँ पर पॉइंट्स लिख रही हूँ। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इलास्टोमर्स की। इलास्टोमर्स में पॉइंट नंबर 1, रबर लाइक सॉलिड्स होते हैं। ठीक है, रबर लाइक सॉलिड्स होते हैं विद इलास्टिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, इलास्टिसिटी होती है। दूसरा पॉइंट, पॉलीमरिक चेन जो होती है ना, आर हेल्ड बाय वीकेस्ट, बहुत ही वीक, वीकेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन।
जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बहुत ही वीक होता है, इसलिए वो इजिली खिंच जाते हैं। ठीक है, क्योंकि फोर्सेस वीक होते हैं, वीक फोर्सेस परमिट द पॉलीमर टू बी स्ट्रेच्ड। क्योंकि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत वीक होते हैं तो उनको खींचना बहुत ही आसान होता है। इसमें हम क्या करते हैं, फ्यू क्रॉस लिंक्स। ठीक है, क्रॉस लिंक मतलब जो क्रॉस लिंकिंग वाला जो पॉलीमर था, क्रॉस लिंक नेटवर्क जो था, नेटवर्क पॉलीमर, फ्यू क्रॉस लिंक्स आर इंट्रोड्यूस्ड। फ्यू क्रॉस लिंक्स हम लोग इंट्रोड्यूस कर देते हैं बिटवीन देम which helps the polymer, क्रॉस लिंक इंट्रोड्यूस कर देते हैं जो पॉलीमर को हेल्प करते हैं टू रीगेन ओरिजिनल शेप। जब भी फोर्स रिलीज किया तो वापस ओरिजिनल पोजीशन में आ जाते हैं। एग्जाम्पल है रबर का ले सकते हैं, ब्यूना एस, ब्यूना एन, नियोप्रीन, वल्कनाइज्ड रबर, नेचुरल रबर, एक्सेट्रा। ये थे इलास्टोमर्स। ठीक है, हमने क्लासिफाई ही यहाँ पर कर रखा है बेस्ड ऑन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, किसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है, किसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है, हमने उसी के बेसिस पर ही क्लासिफाई कर रखा है। सो इसको हम बोलते हैं इलास्टोमर्स। नेक्स्ट में चल रही हूँ मैं, नेक्स्ट पेज पे आ रही हूँ। ये नोट डाउन कर लिया बेटा? यस मैम। ओके, तो इलास्टोमर्स के बाद होते हैं फाइबर्स। फाइबर्स में हम लोग बोलते हैं जैसे धागे, जैसे हम लोग नायलॉन के कपड़े बना रहे हैं, ठीक है, टेरिलीन के कपड़े हैं, तो यहाँ पर होते हैं थ्रेड, थ्रेड फॉर्मिंग सॉलिड्स। को खूब सारे धागों से जब हमने जोड़कर कपड़ा बना रखा होता है, थ्रेड फॉर्मिंग सॉलिड्स which possess हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, मतलब बहुत मजबूत होते हैं। जैसे मैंने नायलॉन का बताया था, नायलॉन बहुत ही मजबूत होता है। पैराशूट्स वगैरह के अंदर हम लोग नायलॉन यूज कर रहे होते हैं क्योंकि नायलॉन ना बहुत मजबूत होता है, वो टूटेगा नहीं। पैराशूट है, उसके अंदर धागे हैं जो हमने यूज किया वो नायलॉन का है, तो फिर वो टूटेगा नहीं, इंसान का वेट जो होता है उसको झेल पाएगा। ठीक है, थ्रेड फॉर्मिंग सॉलिड्स व्हिच पोजेस हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। ठीक है, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन बॉन्ड्स, जैसे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग। खूब सारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो हमारा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। एग्जाम्पल है नायलॉन 6,6 या फिर टेरिलीन, नायलॉन 6,6, टेरिलीन, ये सारे हैं बेटा हमारे फाइबर्स। ठीक है, इसके बाद तीसरा इज थर्मोप्लास्टिक एंड चौथा इज थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ये आपको पहले से आता होगा बच्चों। थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में क्या होता है? थर्मोप्लास्टिक ना वो वाला प्लास्टिक होता है जिसके अंदर क्या करते हैं, हमने जैसे ही ना थर्मोप्लास्टिक का जो है, जैसे पॉलीथीन वगैरह, ठीक है, पॉलीस्टाइरीन, पॉलीथीन, पॉलीविनाइल, तो पॉलीथीन बहुत अच्छा एग्जांपल है थर्मोप्लास्टिक का। आप जैसे ही इसको हीट करते हो ना, ये मेल्ट करना शुरू कर देता है। जैसे जो पानी की बॉटल होती है, बिस्लरी की पानी की बॉटल है, या जो सस्ता वाला बॉटल प्लास्टिक होता है,
तो जैसे ही आप उसको हीट करते हो, या पानी की बोतल के अंदर आपने अगर उसके अंदर गर्म पानी डाल दिया, तो वो बोतल ना सिकुड़ने लग जाती है, एकदम से ऐसा सिकुड़ जाएगी, तो वो थर्मोप्लास्टिक है। वहां क्या हो रहा है कि जैसे ही आपने वो डाला, वो प्लास्टिक इतना वीक होता है, हीट करने पर वो मेल्ट होना शुरू कर देता है, वो सॉफ्ट हो जाता है, और ठंडा करने पर वो वापस कूल हो जाता है। तो इनको हम बोलते हैं थर्मोप्लास्टिक। ठीक है, और मैं इसके अंदर लिख देती हूँ, थर्मोप्लास्टिक होते हैं लीनियर, मतलब लीनियर चेंज भी हो सकती है, या फिर स्लाइटली ब्रांच्ड। लीनियर चेन भी पॉसिबल है, थोड़ी सी ब्रांचिंग भी पॉसिबल है, स्लाइटली ब्रांच्ड लॉन्ग चेन। ठीक है, लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स होते हैं लीनियर या स्लाइटली ब्रांच्ड। लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स capable of, इसको आप कितनी भी बारी सॉफ्ट कर सकते हो। सॉफ्टनिंग ऑन हीटिंग, मतलब सॉफ्ट हो जाते हैं हीट करने पर, जैसे आप हीट करोगे वो सॉफ्ट हो जाएंगे। एंड हार्ड हो जाते हैं, हार्डनिंग ऑन कूलिंग, कूल करने पर हार्ड हो जाते हैं। इनको बोलते हैं हम थर्मोप्लास्टिक्स। एग्जाम्पल है पॉलीस्टाइरीन, ये थर्मोप्लास्टिक है। ठीक है, पॉलीस्टाइरीन या फिर पॉलीथीन, ये थर्मोप्लास्टिक है। ऐसे ही लास्ट इज थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। यहाँ पर ना क्रॉस लिंकिंग होती है, अच्छी सी क्रॉस लिंकिंग होती है, इतनी बढ़िया क्रॉस लिंकिंग होती है कि ना बड़ा मजबूत होता है ये क्रॉस लिंकिंग, या फिर हेवीली ब्रांच्ड। क्रॉस लिंकिंग या फिर हेवीली ब्रांच, ऐसे ब्रांचिंग होगी तो ना बॉन्ड बड़े मजबूत हो जाते हैं, स्ट्रॉन्ग से पॉलीमर बन जाता है। तो इसमें क्या होता है ना, अगर आप इसको हीट करोगे तो कुछ नहीं होगा, वो एज इट इज रहेगा। तो इसको जो है ना आप बार बार यूज नहीं कर सकते, इसके अंदर क्या होता है हीट करने पर भी वो मजबूत रहता है, एज इट इज स्ट्रॉन्ग रहता है, वो पिघलता नहीं है। उसको हम बोलते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। इसीलिए जो कढ़ाई तवा जो इनके हैंडल होते हैं वो प्लास्टिक के बने हुए होते हैं, वो वाला जो प्लास्टिक होता है ना थर्मोसेटिक प्लास्टिक होता है। क्यों? एक तो प्लास्टिक बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, तो वो प्लास्टिक का वो गर्म नहीं होएगा। दूसरी चीज ये कि वो पिघलेगा नहीं। अगर गैस पे आपने कढ़ाई रखी है, कढ़ाई का हैंडल है, तो वो पिघल सकता है ना हीट करने पर, वो पिघल भी नहीं रहा, गर्म भी नहीं हो, तो सबसे बढ़िया। तो वो कब पॉसिबल है? जब वो प्लास्टिक जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो। वो स्ट्रॉन्ग कब होगा? जब उसमें हेवीली ब्रांच्ड हो या फिर क्रॉस लिंकिंग हो, जिससे आप हीट करने पर ना वो बॉन्ड्स टूटेंगे नहीं इतनी आसानी से, वो पिघलेगा नहीं। ठीक है, मजबूती है उसके अंदर। ठीक है, क्रॉस लिंक्ड या हेवीली ब्रांच्ड होता है, नंबर 1 पॉइंट। सेकेंड पॉइंट इज ऑन हीटिंग, अगर आप उसको हीट करोगे, अंडर को एक्सटेंसिव क्रॉस लिंकिंग, अंडर को एक्सटेंसिव क्रॉस लिंकिंग। ठीक है, और आपने उसको हीट कर कर अगर एक बारी शेप दे दी तो वो शेप मजबूत रहती है। ठीक है, वो पिघलता नहीं। ठीक है, और ये वापस उसको रीयूज नहीं कर सकते हैं, कैन नॉट बी रीयूज्ड। जैसे थर्मोसेटिंग वाला था ना, उसको हीट किया तो वो मेल्ट हो गया, पिघल गया, अब उसको एक नए ढांचे में डाल दो, फिर उसको ठंडा कर लो, आपके पास वो वाली शेप का प्लास्टिक आ जाएगा। फिर से अब आप उसको मेल्ट कर लो हीट करके, फिर नए ढांचे में डाल लो, तो उसको बार बार रीयूज कर पाते हैं थर्मोप्लास्टिक को। लेकिन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक ना मजबूत होता है, एक बार ही इसको हीट कर कर आपने एक स्पेसिफिक शेप दे दी तो वही वाली शेप रहती है, इसको कुछ नहीं होता है। ठीक है, इसलिए आप इसको रीयूज नहीं कर सकते हो अलग अलग चीजों के लिए। इसके एग्जाम्पल है बेकलाइट, मेलामाइन, ठीक है, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड, ये सारे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक हैं। ये था हमारा तीसरा क्लासिफिकेशन। नोट डाउन करो प्लीज जल्दी से। डन? यस मैम। ओके, चलो अब मैं नेक्स्ट पेज पे आ रही हूँ। सो
इसी के अंदर ना बेटा एक दो बारी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ रखा है कि स्ट्रेंथ के बेसिस पर अरेंज करना है आपको। स्ट्रेंथ के बेसिस पर हमने ये 4 टाइप्स पढ़े ना, बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर फोर्सेस, इलास्टोमर, फाइबर, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो ये वाला क्वेश्चन आ रखा है कि स्ट्रेंथ के बेसिस पर आप ना उनको पॉलीमर को अरेंज करो। तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, सबसे मजबूत थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ठीक है, थर्मोसेटिंग पॉलीमर जो होता है, या प्लास्टिक ऐसे जो थर्मोसेटिंग वाला पॉलीमर होता है ना, वो सबसे 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 ज्यादा मजबूत होता है। तो सबसे पहले आ गया ये वाला थर्मोसेटिंग पॉलीमर। इसके बाद आता है फाइबर्स। फाइबर्स जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था नायलॉन का, ये भी बहुत मजबूत होता है। ठीक है, इसके बाद आता है फाइबर्स के बाद थर्मोप्लास्टिक, जैसे कि बिस्लरी की जो बॉटल है उसकी जो बॉटल की जो प्लास्टिक होता है। ठीक है, ये थोड़ा सा वीक होता है। और लास्ट में आता है इलास्टोमर्स। लास्ट में आता है इलास्टोमर्स। अगर मैं इनके एग्जांपल्स की बात करूं, मतलब वो, तो यहाँ पर क्या होता है, थर्मोसेटिंग में ना जाइंट स्ट्रक्चर्स होते हैं, जाइंट स्ट्रक्चर्स होते हैं। फाइबर्स में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। थर्मोप्लास्टिक में क्या होता है, पोलैरिटी होती है बॉन्ड में, पोलर बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। और इलास्टोमर्स में तो वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, वीकेस्ट वीकेस्ट फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं। और यहाँ पर मैं एक एक एग्जांपल भी लिख रही हूँ। अगर सबसे पहले हम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का लिखें, तो एग्जाम्पल यहाँ पर इसका लिख दिया बेकलाइट, जिससे हम बर्तनों में किचन वेयर उसमें यूज कर रहे हैं, बेकलाइट। उसके बाद फाइबर्स में एग्जांपल लिख सकते हैं हम नायलॉन का। फिर थर्मोप्लास्टिक में हम एग्जांपल लिख सकते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी, इसको पॉलीविनाइल क्लोराइड बोलते हैं, पीवीसी। और लास्ट में इलास्टोमर्स, नियोप्रीन, नियोप्रीन, आइसोप्रीन, ये सारे के सारे ना हम लोग रबर बनाने में यूज कर रहे होते हैं। डन। तो हमने यहाँ पर क्लासिफिकेशन देखी बेटा। क्लासिफिकेशन है कि आपने सबसे पहले उसको सोर्स के बेसिस पे क्लासिफाई कर लिया, नेचुरल सोर्स की, मतलब प्लांट्स एनिमल से ही हमको मोनोमर मिल रहा है और उसी के अंदर हमको पॉलीमर भी मिल रहा है। तो पॉलीमर इज डायरेक्टली ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्स। फिर है सेमी सिंथेटिक। सेमी सिंथेटिक में क्या था, मोनोमर तो प्लांट एनिमल सोर्स से मिल रहा है, लेकिन उसको हम कुछ उसके ऊपर केमिकल प्रोसेसेस कर रहे हैं और फिर हमारा सेलुलोज बन रहा है। ठीक, फिर हमारा सेलुलोज एसिटेट बन रहा है, तो वो सेमी सिंथेटिक है। और सिंथेटिक पॉलीमर मतलब जो मोनोमर का सोर्स भी है ना, वो कोल, पेट्रोलियम, एयर, ऐसा कुछ है, मतलब कुछ भी नेचुरल सोर्स नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं सिंथेटिक पॉलीमर। उसके बाद है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, लीनियर स्ट्रक्चर, मतलब लंबी लंबी चेन्स है। ठीक है, हाई डेंसिटी पॉलीमर, पॉलीथीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ब्रांच के अंदर लंबी लंबी चेन्स में बीच में ब्रांचेस निकली हुई है, तो लीनियर के कंपैरिजन में ब्रांच वाला थोड़ा ज्यादा मजबूत हो गया। ठीक है, ब्रांच चेन पॉलीमर। और तीसरा इज क्रॉस लिंक, कि ऐसे लिंकेज है, क्रॉस लिंकिंग हो रखी है, जिसको नेटवर्क पॉलीमर भी कहते हैं। एग्जांपल बेकलाइट, मेलामाइट। नेक्स्ट इज किस तरह से आपने पॉलीमर बनाया, एडिशन पॉलीमर बनाया, कि मतलब अलग अलग मोनोमर्स को ज्वाइन करके ऐड कर दिया, एडिशन पॉलीमर्स। और नेक्स्ट इज कंडेंसेशन पॉलीमर, मतलब आपने मोनोमर्स को ज्वाइन जब भी किया तो वाटर या अल्कोहल या HCl कुछ रिमूव करा, तो उसको बोलते हैं कंडेंसेशन पॉलीमर। और इनके अंदर भी हमने दो तरीके से क्लासिफाई कर रखा होता है, एक है होमोपॉलीमर जिसमें मोनोमरिक यूनिट सेम हो, कोपॉलीमर जिसमें मोनोमर्स भी अलग अलग है, दो या दो से ज्यादा अलग अलग मोनोमर्स होते हैं। फिर लास्ट है क्लासिफाई जो आपने किया बेस्ड ऑन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो जो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो बन रहा है, इलास्टोमर्स वीकेस्ट होते हैं, फाइबर्स थोड़े मजबूत होते हैं, थर्मोप्लास्टिक भी वीक होता है, थर्मोसेटिंग सबसे स्ट्रॉन्ग होता है, थर्मोसेटिंग सबसे स्ट्रॉन्ग, फिर फाइबर्स, फिर थर्मोप्लास्टिक, फिर इलास्टोमर्स।
क्लियर? समझ में आ गया बेटा? यस मैम। ओके, चलो अब हम पढ़ते हैं इसका मैकेनिज्म, कि जैसे अगर हम बात करें कि एडिशन पॉलीमराइजेशन हो रही है, एडिशन पॉलीमराइजेशन हो रही है, ठीक है, तो उसका प्रोसेस क्या है, वो अकर कैसे करता है? एक तो एडिशन पॉलीमराइजेशन को हम बोलते हैं चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। बेसिकली चेन लंबी होती जा रही है ना, चेन ग्रो करती जा रही है, तो उसको हमने नाम दे दिया चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, की चेन लंबी हो रही है। तो इसमें हो क्या रहा है? तो सबसे पहला पॉइंट इसके अंदर ये कि सेम या डिफरेंट कैसे भी हो सकता है, मतलब होमोपॉलीमर्स भी ज्वाइन कर बना सकते हो या कोपॉलीमर्स भी बना सकते हो। सेम या डिफरेंट मोनोमर्स को आप ऐड कर रहे हो, ठीक है, एक साथ से आप जोड़ रहे हो ऑन अ लार्ज स्केल, ठीक है, टू फॉर्म अ पॉलीमर। तो आपने सेम या वो अलग सेम या अलग अलग भी ले सकते हो। दूसरी बात ये कि जो मोनोमर आपने यूज किया, मोनोमर यूज्ड इज एन अनसैचुरेटेड कंपाउंड। मतलब एडिशन वाला पॉलीमर है, तो जैसे पहले बात करी थी वहां पे उसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, और यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल या फिर आयनिक स्पीशीज होती है। या तो फ्री रेडिकल फॉर्म होते हैं या फिर आयनिक स्पीशीज फॉर्म होती है। फ्री रेडिकल वाला ना सबसे कॉमन है, और इसके अंदर ना प्रोसेसेस भी 3 होते हैं, ये आपको पता है ऑलरेडी, हमने पहले डिस्कस कर रखे हैं। चेन इनिशिएशन होती है, सबसे पहले चेन इनिशिएट होएगी, फिर चेन प्रोपगेशन होती है कि चेन आपकी प्रोपगेट करती है, आगे चेन जुड़ती चली जाती है, और लास्ट में चेन टर्मिनेशन होती है कि चेन आपको टर्मिनेट करनी है, ठीक है। तो हम लोग ये तीनों पढ़ेंगे स्पेसिफिकली फॉर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, कि फ्री रेडिकल में क्या होगा, पहले हम ले लेंगे कोई कैटलिस्ट, ठीक है, जो कि हमारा इनिशिएटर होता है, ठीक, कोई पेरोक्साइड जैसे, है ना, जिसकी प्रेजेंस में हमारा चेन इनिशिएट हो जाती है। फिर आप उसको चेन इनिशिएट होने के बाद जो रेडिकल्स बन गए, फिर आप प्रोपगेट कराते हो, और एंड में चेन होती है टर्मिनेट। नेक्स्ट पेज पे चलूं? यस मैम। ओके, सो स्टेप नंबर 1, चेन इनिशिएशन। चेन इनिशिएशन में क्या कर रहे हैं, हम लोगों ने कोई पेरोक्साइड ले लिया, जैसे लेट्स से वी हैव टेकन बेंजोइल पेरोक्साइड। बेंजोइल पेरोक्साइड इज फिनाइल ग्रुप होता है, सी डबल बॉन्ड ओ, ओ ओ, सी डबल बॉन्ड ओ, पीएच। ये हमारा बेंजोइल पेरोक्साइड है। ये एक्ट करता है एज, ये एक्ट करता है एज इनिशिएटर। इनिशिएटर मतलब शुरुआत करने वाला, एक कैटलिस्ट के जैसे, जिसकी प्रेजेंस में रिएक्शन अकर करता है। तो हमने ले लिया बेंजोइल पेरोक्साइड। आप एसिटाइल पेरोक्साइड, टर्शियरी ब्यूटाइल पेरोक्साइड, अलग अलग पेरोक्साइड्स ले सकते हैं। तो सबसे पहले चेन इनिशिएशन में क्या होगा, स्टेप नंबर 1 ये हमने ले रखा है, बॉन्ड टूटेगा ऐसे, ठीक है। जब ये वाला बॉन्ड टूटता है तो ये अपना और ये अपना इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो जाता है। तो देखो पीएच सी डबल बॉन्ड ओ, ओ, ये वाला फ्री रेडिकल बन गया, ये बन जाता है सबसे पहले ये पीएच सी डबल बॉन्ड ओ, और यहां से भी पीएच सी डबल बॉन्ड ओ, फ्री रेडिकल, ठीक है। अब इसी के अंदर क्या होगा, जो ये बना ना, इसी के अंदर
PH, C डबल बॉन्ड O, ये वाला बॉन्ड टूटता है और यहाँ पर भी फ्री रेडिकल ही बनेगा। तो यहाँ पर फिनाइल का फ्री रेडिकल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। ये बन गया फिनाइल का फ्री रेडिकल। अब क्या होगा, चेन इनिशिएशन खत्म, अब होगी चेन प्रोपगेशन। चेन प्रोपगेशन में करता है, ये जो फिनाइल का फ्री रेडिकल है ये इथीन पर अटैक करता है, CH डबल बॉन्ड CH पर, ये इथीन पर अटैक करता है ऐसे। पहले तो CH डबल बॉन्ड CH2 के बीच में जो पाई बॉन्ड है वो टूटता है। पाई बॉन्ड जब भी टूटेगा तो इस पर फ्री रेडिकल बन गया, इस पर फ्री रेडिकल बन गया और ये दोनों फ्री रेडिकल आपस में जुड़ जाते हैं और हमारे पास प्रोडक्ट मिलता है फिनाइल से CH2 और यहाँ आ गया फ्री रेडिकल। ये हो गया हमारा चेन इनिशिएशन। सॉरी बेटा, ये मैंने चेन प्रोपगेशन यहाँ पर क्यों लिख दिया। हाँ, तो ये हमारी चेन एक्चुअली में शुरू हो गई, जो मेन स्टेप है। अब चेन हम प्रोपगेट कराएंगे इसके बाद। ये हमारी चेन इनिशिएशन हो गई कि फिनाइल और इथीन आपस में जुड़ गए, चेन इनिशिएशन। नेक्स्ट स्टेप इज चेन प्रोपगेशन। चेन प्रोपगेशन। अब चेन प्रोपगेशन में ये वाला जो मॉलिक्यूल है ना फ्री रेडिकल, एक और इथीन से जुड़ता है। जैसे यहाँ पर ये फिनाइल CH2 है, ये जुड़ेगा एक और इथीन से और बन जाता है ऐसे PH CH2 ये वाला इससे जुड़ता है, ये वाला बॉन्ड भी आपने ऐसे करके तोड़ना है और ये फाइनली बन जाता है CH2 डॉट। फिर ये बन गया। ये और भी आगे खूब सारे इथीन मॉलिक्यूल से जुड़ता रहता है और ये खूब सारे इथीन मॉलिक्यूल से जब भी जुड़ता रहता है ना तो हम इसको लिख देते हैं ऐसे PH CH2 and CH2 डॉट। ये आगे एक और इथीन से जुड़ गया तो देखो ना, एक बारी में दो दो का सेट बना लो तो CH2 डॉट। इस तरह करके हमारी चेन प्रोपगेशन होती है। क्लियर? नोट डाउन कर लिया? आगे बढ़ूं? डन? यस मैम। ओके, एंड लास्ट है अपना चेन टर्मिनेशन। चेन टर्मिनेशन में क्या होता है, वहां जो हमने पिछले पेज पे बनाई थी PH CH2 N CH2 का फ्री रेडिकल और ऐसा ही एक और ले लेते हैं। ऐसे दो पॉलीमरिक चेन्स आ गई आपकी, ये आपस में जुड़कर बना लेते हैं PH CH2 N CH2 बीच का, फिर एक और CH2, दो CH2 गए, फिर एक और CH2 लगाना होगा, ये वाला भी आ गया, फिर CH2 वाला N और PH। तो इस तरह करके हमारी चेन चलती रहती है। इस तरह हमारा बनता है, जैसे यहाँ हमने बनाया पॉलीथीन। चेन इनिशिएशन मतलब पहले पेरोक्साइड से फ्री रेडिकल बना, उस फ्री रेडिकल ने इथीन के मॉलिक्यूल पर अटैक किया, तो दैट वाज अपना चेन इनिशिएशन। ये पहला फ्री रेडिकल बना। अब ये चेन प्रोपोगेट करती रहती है ऐसे, ये जो चेन प्रोपोगेट करती रहेगी, लंबी चलती रहेगी। फिर चेन को टर्मिनेट भी करना है तो इस तरह कर कर आप टर्मिनेट करते हो। दिस इज फ्री रेडिकल एडिशन, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, जिसके अंदर अपना एडिशन रिएक्शन अकर करता है। क्या यहाँ तक समझ में आ गया बेटा? यस मैम। ओके,
नेक्स्ट क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर हम लोग करेंगे अलग अलग, जैसे पॉलीथीन बनाना सीखा ना, ऐसे पॉलीस्टायरीन, पॉली अक्रिलोनाइट्राइल, नायलॉन 6,6, नायलॉन 6, बेकलाइट, फॉर्मेल्डिहाइड, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड का फिनॉल के साथ, सब कुछ ये सारे हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। ठीक है।